आज का वीडियो सिर्फ गोल्ड या फिर सिल्वर के ऊपर नहीं है। आज के वीडियो में आप जो सीखोगे उसके बाद आप किसी भी टाइप ऑफ कमोडिटी को एनालिसिस करना सीख जाओगे। बिकॉज मैं आपके हाथ में एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, ऐसा कह सकते हो। बिकॉज न्यू ईयर है, सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड न्यू ईयर के एकदम फर्स्ट डे पे मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसके बाद आपके लिए जो कमोडिटी है उसको एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है उस पर एंड पूरा आपका ऑलमोस्ट काम हो जाएगा उससे। तो फॉर्मूला क्या है? तो आज हम यूजुअली गोल्ड या फिर सिल्वर को लेके थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, बट ये सभी चीज़ें किसी भी टाइप ऑफ कमोडिटी पे एप्लीकेबल होता है, बट उसको आपको अपने हिसाब से उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हम एक फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्ट टू फ्लो। कॉस्ट टू फ्लो, ठीक है, कॉस्ट टू फ्लो। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि ऑलरेडी जो चीज़ प्रोड्यूस हो चुका है, सपोज अगर हम गोल्ड की बात करें, ऑलरेडी जितना गोल्ड अवेलेबल है, जितना गोल्ड माइन किया गया है, राइट, तो वो अवेलेबल जो क्वांटिटी है वो आता है ऊपर, ठीक है, अवेलेबल क्वांटिटी। एंड उसके बाद नीचे क्या आता है? नीचे आता है पर ईयर जो प्रोडक्शन है, पर ईयर जो माइनिंग हो रहा है, तो वो यहाँ पे आपको नीचे डालना पड़ेगा कि माइनिंग पर एनम, ठीक है, साल का कितना माइन हो रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप पूरा का पूरा जो कमोडिटी है उसको एनालिसिस कर सकते हो बहुत ही इजीली। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। पहले फॉर्मूला को समझ लो कि यहाँ पे कि कितना गोल्ड अवेलेबल है इस दुनिया में, माइन किया गया है, राइट, एंड यहाँ पे हर साल कितना माइन हो रहा है। तो ये इसका मतलब क्या? ये फॉर्मूले में जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा उतना ही बढ़िया है। एंड गोल्ड के केस में ये बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, एंड उसी को हमें इसके साथ लिंक करना है। एंड यहाँ पे हमें ये जो फॉर्मूला है इसके थ्रू हमें क्या देखने को मिलेगा? हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा मेनली सप्लाई साइड, राइट, कि यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पे माइनिंग पर एनम जो हो रहा है, ठीक है, हर साल जितना माइनिंग हो रहा है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हर एक कमोडिटी के लिए वो चीज़ अलग होगा। जैसे कि मैं अगर गोल्ड का एग्जांपल दूँ, गोल्ड अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, गोल्ड ऑलमोस्ट 77 to 80% जो गोल्ड डिस्कवर किया गया है, उसका जितना भी डिस्कवर किया गया है उसका 77 to 80% ऑलमोस्ट माइनिंग हो चुका है। मतलब क्या? ऑलमोस्ट 20% के आसपास माइन होना बाकी है, राइट। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गोल्ड का एक टाइम पे आके जो माइनिंग पर एनम है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा। एंड अगर ये कम होता है तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड यहाँ पे अगर जो सप्लाई है वो अगर रिड्यूस हो जाता है, मार्केट में नया गोल्ड आना बंद हो गया, सप्लाई जो है रिड्यूस हो गया, तो उस केस में क्या होगा? उसमें इसमें अगर डिमांड कांस्टेंट भी रहता है ना, तब भी यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। स्टॉक मार्केट में हम जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं कि नीचे जाए तो खरीदो, ऊपर जाए तो बेचो, बट यहाँ पे हमको उस स्ट्रैटेजी का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे मेन बात यह है कि जो गोल्ड है वो जब गोल्ड या फिर सिल्वर वो जब नीचे आता है ना, वो बहुत लंबे समय तक नीचे रहता है, राइट। तो अगर आप उस टाइम पे परचेज करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा होल्ड करना। बट यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो गोल्ड है वहां पे हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे जाके जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, वो कम हो जाएगा। तो उस केस में गोल्ड का वैल्यू अप्रिशिएट होगा इन फ्यूचर, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे एक कैच है। वो कैच क्या है? वो कैच ये है कि हमने अभी तक जितना गोल्ड डिस्कवर किया है उसका ही हमने 80% के आसपास माइन किया है, राइट। एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना ऑलरेडी डिस्कवर किया गया हो उससे भी ज्यादा गोल्ड अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है, बट हमारे जो अर्थ है उसमें अवेलेबल है। ऐसा हो सकता है, जरूर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में गोल्ड का अगर सप्लाई बहुत ज्यादा आ जाता है तो यहाँ पे जो प्राइस है वो कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज हर जगह गोल्ड ही गोल्ड रहेगा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं हो सकता, ये चीज हो सकता है। इवन सिल्वर के साथ भी हुआ था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको नहीं पता, सिल्वर पहले के ज़माने में गोल्ड से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था एक टाइम पे, जब सिल्वर को माइन करना बहुत डिफिकल्ट होता था। उस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास
हाँ नहीं, तो वहां पे जो बैरियर था वो किस चीज का था, वो था टेक्नोलॉजी का, राइट। तो ये एक कॉमन सेंस है कि देखो अब उस टाइम पे अगर हम होते तो शायद हम ये बात नहीं बोल सकते कि ये तो कॉमन सेंस है कि इन फ्यूचर जाके टेक्नोलॉजी ग्रो करेगा एंड फिर आज जो सिल्वर है वो माइंड करना डिफिकल्ट है बट फ्यूचर में जाके वो माइंड करना इजी हो जाएगा। ऐसा हम अभी सोच के बोल सकते हैं बट अगर हम पास्ट में चले जाए तो शायद हमारे लिए वो चीज़ प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, राइट। बट अभी हमको समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो उस केस में जहां पे भी टेक्नोलॉजी के लिए बैरियर होता है ना, वो इन फ्यूचर फिक्स होने ही वाला है, ये तो फॉर श्योर है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अगर गोल्ड में या फिर सिल्वर में टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है या फिर किसी भी कमोडिटी में टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम इन फ्यूचर जाके फिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो यहाँ से ग्रो करना ही है। बट यहाँ पे जो सप्लाई है वो अगर जो लिमिटेड क्वांटिटी होने की वजह से लिमिट हो जाए तो वो सबसे बेस्ट सिनारियो होता है। एंड फिलहाल के लिए गोल्ड पे हमें वही सिचुएशन देखने को मिल रहा है एंड वही सेम चीज़ सिल्वर के लिए फिलहाल के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। बट गोल्ड जो है हम एक काइंड ऑफ हर जगह पे यूज़ नहीं होता गोल्ड, बट सिल्वर इंडस्ट्रियल बहुत से जगह पे यूज़ होता है, तो उस केस में जो सिल्वर का डिमांड है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसमें डिमांड क्या है। तो गोल्ड का डिमांड तो हमेशा रहेगा ही, जैसा कि हमको लगता है। अगर यहाँ पे नीचे वाला फैक्टर अगर सॉलिड रहता है गोल्ड के केस में तो ऊपर में डिमांड तो रहेगा, ये तो फॉर श्योर है। बट सिल्वर के केस में क्या है, सिल्वर के केस में अगर सपोज नीचे वाला फैक्टर उतना सॉलिड नहीं है गोल्ड के जैसा, बट यहाँ पे अगर ऊपर वाला फैक्टर थोड़ा सा मतलब जो डिमांड है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में जो सिल्वर का प्राइस है वो ऊपर जा सकता है। बट एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो मैन मेड डिमांड है वो चीज हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, कभी डिमांड ज्यादा हो जाएगा कभी डिमांड कम हो जाएगा, बिकॉज एट द एंड जब तक हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे तब तक यहाँ पे जो सिल्वर का डिमांड है वो इंक्रीज होगा। एंड जब हम कंज्यूम करना कम कर देंगे, जब हमारे पास पैसा कम रहेगा जैसे कि अभी के टाइम पे है, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन खेल है डिमांड एंड सप्लाई का। एंड ये जो पूरा का पूरा चीज मैंने आपको बताया ना, ये एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड ये ट्रेंड अगर लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ना हो तो उस कमोडिटी पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये है पहली बात। देखो, आपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो ट्रिगर है जिस वजह से आप बाइंग करोगे, तो वो ट्रिगर हो सकता है कि आपने एनालिसिस किया एंड आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर डिमांड इंक्रीज होगा कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से, या फिर इन फ्यूचर जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। तो ये जो फैक्टर है ये आपका जो बाइंग है उसको ट्रिगर करेगा, अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव होना नॉन नेगोशिएबल है। अभी अगर हम थोड़ा सा गोल्ड का जो पास्ट ट्रेंड है वो देखने लगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो गोल्ड है उसने देखो ये जो उसका हाई बनाया था यहाँ पे कितने साल में बनाया था, ये ऑलमोस्ट बना था 80s में, ठीक है 80s में बना था। एंड उसके बाद 1980s में बना था, उसके बाद जाके यही हाई उसने हिट किया कब, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2006 पे। मतलब क्या यहाँ पे 27 ईयर्स इसने वेट कराया, गोल्ड ने अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको ही क्रॉस नहीं किया। एंड वही सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट होते हुए दिखेगा कि यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई बना राइट 2011 पे, एंड यही लाइफ टाइम हाई फिर से टच हुआ कब, ऑलमोस्ट 2020 पे। मतलब 9 इयर्स तक कोई भी रिटर्न गोल्ड पे नहीं बना। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नीचे जाने पे गोल्ड या फिर सिल्वर नहीं खरीदना होता। सिल्वर का तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर मैं सिल्वर दिखाऊँ, आपको कहाँ गया सिल्वर, ये है सिल्वर। देखो ये इसका लाइफ टाइम हाई पता है क्या था, मैं दिखाता हूँ। ये देखो कब था, 2011 पे था। एंड अभी भी ये यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिल्वर के केस में प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड अगर इंसान करता है, एक्स्ट्रा जो डिमांड है वो अगर इंडस्ट्रीज पे अगर एक्स्ट्रा डिमांड आता है तभी जाके सिल्वर का प्राइस ऊपर जाएगा। बट गोल्ड के केस में ऐसा नहीं है,
गोल्ड के केस में डिमांड कांस्टेंट है। इंसान के पास पैसा ना हो, यहाँ पे कुछ भी इकोनॉमी में गड़बड़ हो जाए, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए, लोग गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो गोल्ड का डिमांड कांस्टेंट है, बट सिल्वर के केस में वैसा है नहीं। सिल्वर के केस में अगर इकोनॉमी सही चलता है, डिमांड अगर बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो उस केस में जो सिल्वर का प्राइस है वो ऊपर जाएगा। एंड फिलहाल के लिए लगता है सिल्वर में ऊपर जाने के लिए टाइम है, बिकॉज जब तक इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं होता तब तक डिमांड तो आना मुश्किल है। बिकॉज एट द एंड जो सिल्वर से चीज़ें बनेगा वो कंज्यूम कौन करेंगे? हम जैसे कंज्यूमर, राइट। एट द एंड जो कंपनीज है वो तो सब कुछ खरीद के खाने नहीं वाले, राइट। हमको ही कंज्यूम करना है, तो उस केस में डिमांड भी हमारी तरफ से होना चाहिए। पैसा होगा तभी तो डिमांड करेंगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में सब्जी खाने का पैसा नहीं है, हम डिमांड कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेन बात यह है कि देखो, लाइफ टाइम हाई जब भी गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर का आई होप खत्म हो गया, समझ गए आप। बट अभी गोल्ड में अगर नहीं समझे, नोट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो बताना, एंड नोट नहीं बना रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, बिकॉज इस तरीके से यार कोई नहीं समझाएगा। इतने प्यार से बोल रहा हूँ, सीखो, समझो, नोट बनाओ, खुद एनालिसिस करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होता है लाइफ टाइम हाई का, तभी यहाँ पे 170% का रिटर्न आपको देखने को मिला है पास्ट में। एंड अगर यहाँ पे भी हम देखें थोड़ा सा, यहाँ पे तो बहुत ही अलग ही सीन हो गया था कि जब भी लाइफ टाइम हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो ब्रेकआउट होने के बाद ऑलमोस्ट 350% का रिटर्न हमको देखने को मिला था, राइट। तो गोल्ड में जब भी ब्रेकआउट आता है ना, तब भी अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में रिटर्न देखने को मिलता है। एंड आई नो गोल्ड हम सब हमेशा रिटर्न के लिए भी इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा रिटर्न के लिए। गोल्ड हमेशा स्टेबल रहेगा, हमारा जो इन्फ्लेशन है उसके अगेंस्ट में हेज का काम करेगा, तो इसलिए हम बहुत बार गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बट पर्सनली मुझे लगता है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करके भी रिटर्न बनाया जा सकता है, तो क्यों ना सही जगह पे ही इन्वेस्ट किया जाए, राइट। एंड सही जगह तो अभी है, क्यों है, किस तरीके से मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई जो है यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद भी सेम ही जगह पे ट्रेड कर रहा था। एंड अभी रिसेंटली 23 में, सितंबर 23 में ये थोड़ा सा ऊपर गया है। कितना ऊपर गया है? ऑलमोस्ट 37%, राइट। एंड पास्ट में अगर हम देखें 350% एंड यहाँ पे 170%। अगर हम सोचे कि यहाँ से अगर 100% का भी गोल्ड में जंप आएगा नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में, तो वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। एंड अगर नीचे जाए तो फिर आपको तो एवरेज करना ही है, सिंपल सी बात है। बिकॉज गोल्ड कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है, गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको उसी तरीके से देखना होता है। नीचे जाए तो फिर बढ़िया है, एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड अगर फिलहाल के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया है एज पर पास्ट ट्रेंड। एंड जब इकोनॉमी सही नहीं करता तब गोल्ड का डिमांड बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब गोल्ड का डिमांड बढ़ता है। एंड अभी करंटली वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, इसलिए गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, पीक पे है। एंड मुझे लगता है कि इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा। एंड अगर टाइम लगेगा तो उस टाइम में गोल्ड तो ऊपर जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको अपना एनालिसिस खुद से करना है एंड किस तरीके से जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है हर एक जो कमोडिटी है उसको एनालिसिस करने के लिए। एंड अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस है, जाओ जाके देखो, सीखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, हम संडे Q&A वीडियो में आपका कमेंट जरूर लेंगे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो। एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।